नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम, टिप्पणियां, विवाद और इस बीच चल रहे सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई, ये ऐसे विवादों में घिर गया है कि अब कॉलेजियम के ऊपर भी एक्शन लिए जाने लगे हैं और इससे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में बैठे हुए जज बौखला गए हैं। पिछले दिनों सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अटॉर्नी जनरल वेंकट रामानी को बुलाया गया। वेंकट रामानी को बुलाकर कहा गया कि देखिए, ये कॉलेजियम जो है वो कोई सर्च कमेटी नहीं है जो ये सर्च करके बताए कि कौन कौन से वकील को जज बनाना है, किन जजों की नियुक्ति दूसरे हाई कोर्ट में करनी है, कौन से जज किसी दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। इसके लिए सर्च नहीं करती है बल्कि रिकमेंडेशन करती है, अनुशंसा करती है। और कॉलेजियम के अनुशंसा को सामान्य तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। 8 हाई कोर्ट के जजों को अलग अलग जगह पर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करना था। सरकार ने कुछ समय मांगा कि हम इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। कॉलेजियम में बैठे जज बौखला गए और फिर अटॉर्नी जनरल को हाजिर होने के लिए कह दिया। हालांकि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने सीधे तौर पर कह दिया इसमें समय लगता है, ऐसा नहीं है। कॉलेजियम ने रिकमेंड किया और सरकार ने उस रिकमेंडेशन पर डायरेक्ट मुहर लगा दी, क्योंकि यह पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है कि कुछ रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का होता है जजों की नियुक्ति को लेकर उस पर सवाल उठे हैं। कई बार तो आईबी रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि इनको जज नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि इनके वायस्ड नेचर वकील रहते हुए पहले से पता है और इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि भारत सरकार के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनके वायसनेस को इग्नोर कर देंगे तो जज बनने के बाद भी उनके दिमाग में यही चलता रहेगा। ऐसे भी इस सिस्टम में बैठे हुए जज साहब जितने जगह पर देखिए ऐसी ही टिप्पणियां कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और उसी पुराने सिस्टम के अंग के तौर पर अपने आप को बार बार साबित कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ कर्नाटक हाईकोर्ट के जज वी श्रीशानंद ने एक फैसला दिया और उस फैसले में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी जिससे लगे कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम हिल गया है या फिर किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने जो बातें कही थी वो ट्रैफिक को लेकर कही थी और एक मोहल्ले को बता दिया था कि ये तो ऐसा लगता है कि यहां पाकिस्तान है, क्योंकि उनकी टिप्पणी के पीछे की वजह यही थी। पुलिस वाले ने रिपोर्ट दी थी कि जब वहां पुलिस जाती है टीम के साथ, इन लोगों को ट्रैफिक रूल रेगुलेशन का पाठ पढ़ाने जाती है या इनके ऊपर चालान लगाती है तो फिर ये क्या करते हैं, पुलिस वाले को ही पिटाई कर देते हैं। इसलिए उस फ्लाईओवर के आसपास जो मुस्लिम मोहल्ला है वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पर पुलिस जा नहीं सकती। और कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की और ऐसे में कांग्रेस की सरकार के जो मंत्री विधायक ये सारे पुलिस वाले के ऊपर दबाव बनाए रखते हैं, मुस्लिम मोहल्लों में एंट्री मत लो, वहां जाओगे और फिर विवाद पैदा होगा तो हमारी ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां रह जाएगी। और ये जो मुसलमानों के मोहल्ले में जाने से पहले पुलिस वाले को 100 बार सोचना पड़ता है उन स्टेट में जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, जहां टीएमसी की सरकार है, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है या फिर जहां विपक्षी पार्टी के उन दलों की सरकार है जो कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हुए ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सत्ता तक पहुंचे हैं। इसलिए पुलिस वाले की अपनी मजबूरी है। पुलिस वाले को उत्तर प्रदेश में ये मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही श्रीशानंद ने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगने लगा ये तो बहुत विस्फोटक बात है, यहां के मुस्लिम इलाकों को पाकिस्तान कहा जा रहा है। ऐसे ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार कही जा रही है। ये टिप्पणियों को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक हर जगह पर जजों की टिप्पणियों पर सवाल उठते रहे हैं और ये सवाल केवल जज साहब नहीं उठाते बल्कि ये सवाल तो सरकार भी उठा चुकी है।
पिछली बार जब कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, तो उन्होंने कई बार यह सवाल उठाए थे कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से का असर क्या पड़ता है, क्योंकि फैसले में उन टिप्पणियों का जिक्र नहीं किया जाता, उससे कोई लेना देना नहीं रहता। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ये ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो विपक्ष के हथियार बन जाता है, उसके लिए टूल का काम करता है और वो सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुओ मोटो लिया और 5 जजों की बेंच बिठा दी। ऐसे कौन से आफत आ गए थे कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ कि आपको उनसे माफी मंगवानी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एरिया को पाकिस्तान कह दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खुद इस बेंच को लीड कर रहे हैं। उनके साथ कौन बैठे हैं? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय। ये सारे वरिष्ठ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनमें से कॉलेजियम में भी है, क्योंकि इस कॉलेजियम ने अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए 9 वकीलों को जज बनाने का रिकमेंडेशन किया है। इस कॉलेजियम में डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजीव खन्ना, ये तीनों बैठे थे और इन तीनों ने 9 वकीलों को जज बनाने के लिए रिकमेंडेशन किया। और फिर ये बौखलाहट होगी कि हमने रिकमेंडेशन कर दिया तो फिर इसको तुरंत ही मुहर लग जानी चाहिए सरकार की और इस पर कोई जांच पड़ताल ना हो। यही बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि जब आप वकील को जज बनाते हैं तो कम से कम रिकमेंडेशन के बाद समय देना चाहिए, क्योंकि 1-2 बार नहीं हुआ है, कई बार हो गया है। ऐसी बातें हुई है जैसे सुंदरसन जो वकील थे जिनको जज बनाए जाने का रिकमेंडेशन किया गया था, उनके बारे में आईबी रिपोर्ट आई कि इन्होंने मीडिया में 3-4 ऐसी आर्टिकल लिखे हैं जो सरकार के ऊपर नहीं है, बल्कि सरकार के बदले ये पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठाया गया है। शेम ऑन इंडिया लिखने वाले वकील को भी इन्होंने जज के लिए रिकमेंडेशन किया था। और वही नहीं, इन्होंने सौरभ कृपाल का नाम भी रिकमेंड किया दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। वरिष्ठ वकील हैं और उनके पिता जस्टिस बीएन कृपाल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। तो ऐसे में उनके नाम का रिकमेंडेशन हुआ, आईबी की रिपोर्ट ली गई और कहा गया कि देखिए इनका जो पार्टनर है वो स्वीडिश है, यानी कि वो खुद गे हैं और उनका गे पार्टनर स्वीडिश है, यानी विदेशी नागरिक है। इनको हाई कोर्ट का जज बनाएंगे, आगे फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। और जिस तरीके से जजों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है गोपनीयता की, क्योंकि कई बड़े ऐसे मामले आते हैं जिसमें बंद लिफाफे में सबूत दिए जाते हैं। जैसे राफेल का मुद्दा ही उठा था, इन लोगों ने राफेल में घोटाले के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास दरवाजा खटखटाया था और वहां सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर से लेकर दूसरे सबूतों को सरकार से मांग की थी, जिसे बंद लिफाफे में दिया गया था। अब कई ऐसे महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां होती है जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज के पास तो देती है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ऐसे में विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। और ये 9 जो वकीलों को जज के लिए रिकमेंड किए हैं, क्या सरकार उनकी जांच न करे, उनका बैकग्राउंड न देखे? क्योंकि ये वकील सीधे हाई कोर्ट के जज बनेंगे, इसमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। इसी पूरे कॉलेजियम सिस्टम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जो अभी चले गए हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, राजीव सकदर, उन्होंने दिल्ली में जब हाई कोर्ट से उनकी विदाई हो रही थी और हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए उन्हें ट्रांसफर किया गया, तो उन्होंने कई सवाल उठाए इसी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर। उन्होंने कहा कि देखिए 2006 में मेरा ट्रांसफर हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट के लिए, हमसे कंसेंट नहीं लिया गया था। हम बहुत दुखी थे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारा ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि वो सेकेंड सीनियर मोस्ट जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के। वो पहले ही वो किसी हाई कोर्ट के जज बन सकते थे, लेकिन उनके ट्रांसफर से ये
ब्रेक लग गया और उसके बाद मद्रास से फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। अब उनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, लेकिन कितने समय के लिए? दुख उनको इस बात के लिए है कि अब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है। अक्टूबर में वो रिटायर करने वाले हैं, तो 1 महीने के लिए किसी दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाकर ये तो मखौल उड़ाना है। वो जब कार्यभार संभालेंगे, जब पूरी व्यवस्था देखेंगे, तो उनके अक्टूबर में रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। इसलिए उनके मन में गुस्सा थी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, और यही बात अब सरकार के पास भी चल रही है कि कॉलेजियम की मनमानी जैसे चल रही है, और इन जजों के जो फैसले हैं, जिस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के पाकिस्तान वाली टिप्पणी पर इन लोगों ने सुओ मोटो ले लिया, 5 जजों की बेंच बिठा दी। ये चाहते तो सीजीआई चंद्रचूड़ सीधे तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट के जज से बोलते और कहते कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। इस पर इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं थी कि 5 जजों की बेंच बैठेगी और उसके बाद सारे हाई कोर्ट को निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को निर्देश नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी यह निर्देश लागू होता है। इन्हें भी सुओ मोटो लेना चाहिए जब इन्हीं के कलीग जज ये बोलते हैं कि सरकार के ये जो पिंजरे वाले तोते की भूमिका में सीबीआई है, उससे बाहर आना चाहिए। ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने उदाहरण दे दिया ऐसा जिसके कारण ये विपक्षी पार्टी के नेता अब उसे सरकार पर आक्रमण करने के लिए एक हथियार बना रहे हैं। ऐसी स्थितियों में परेशानियां तो पैदा होगी, और इसलिए पिछले समय में जब सरकार की तरफ से कहा गया था कि जज साहब आजकल ज्यादा ही मनमानी करने लगे हैं, किसी भी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुला लेते हैं, जैसे अगर किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दूसरे सेक्रेटरी को बुला लिया, और उन्होंने जब अपने जूनियर अधिकारी को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भेजा, तो जज साहब भड़क गए, क्योंकि उनको तो सीधे चीफ सेक्रेटरी चाहिए। और इस बात को लेकर सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात कही थी, और यह भी बताया था कि हाई कोर्ट के जज जिस तरह से काम करते हैं, सरकार के बड़े अधिकारियों के पास उनसे कम काम नहीं होते हैं। और आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जब जब हम समन जारी करें, सरकार के बड़े अधिकारी, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी, या फिर गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालयों के सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी खुद दौड़े हुए चले जाएं, उनके पास भी काम होता है। और उनको जिस तरीके से पिछले बार उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कह दिया था, जब सेक्रेटरी साहब सामान्य ड्रेस में आए तो उन्होंने कह दिया ये कौन सा ड्रेस है, बिल्कुल आप प्रोफेशनल तरीके से आइए सूट पैंट कोट पहनकर। ये बात भी सरकार की तरफ से उठाया गया था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात कही गई थी, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो केवल अपने जूनियर जजों के ऊपर। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसी भी टिप्पणी कर दें, सरकार को अनकंफर्टेबल कर दें, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही सुनवाई क्यों ना हो। लेकिन हाई कोर्ट के जज अगर मुस्लिम इलाके के बारे में, मुसलमानों के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी कर देते हैं, तो वो तो यहां के सेकुलरिज्म को प्रभावित करेगा। चाहे ये लोग हिंदुओं के बारे में कैसे भी टिप्पणी कर दें, चाहे ये जो लिंचिंग पर टिप्पणी करते हुए ये गोरक्षकों के बारे में कुछ भी बोल दें, सनातन धर्म के बारे में कुछ भी बोल दें, लेकिन इनको मुसलमानों के बारे में टिप्पणी से बड़ी समस्या हो जाती है। और इसी बात के लिए चर्चा चल रही है। जब इनके ऊपर आता है, सरकार ने कहा आप अपनी संपत्तियों के लिए डिक्लेरेशन कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 27 जजों ने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी। लेकिन जानकारी क्या दी? जानकारी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर यही दी गई कि इन जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है, लेकिन कितनी संपत्ति है यह सार्वजनिक नहीं हो सकता। आरटीआई के दायरे से भी ये बाहर है। आरटीआई भी किए गए थे, लेकिन अभी तक कुछ और जजों ने संपत्ति ही घोषित नहीं की है, जबकि सरकार की तरफ से निर्देश है कि आप अपने अपने संपत्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर डालें और फिर
उसके बाद यह तय किया जाएगा कि आपकी संपत्ति जायज है या फिर कहीं और से लाई गई है। लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे स्तर पर सरकार की बातों पर अमल करने के लिए इनके तुरंत ही बेंच बन जाते हैं। यही समस्या पैदा हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जो सिस्टम कॉलेजियम ने पैदा किया है। इसलिए सबसे पहले इस कॉलेजियम पर ही कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है और नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जिसमें जजों की नियुक्ति के लिए अलग से पैनल भी बनाए जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।